बच्चों, और आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। नेक्स्ट ईयर आप मेडिकल कॉलेज में बनाए, यही मेरी कामना है। न्यू ईयर तो अगला न्यू ईयर मेडिकल कॉलेज में रहेंगे ना। वो मैंने भेज दिया था आपको रात में, लेकिन मैं गलत टाइम भेजा, 1 बजे के आसपास भेजा होगा। मैंने कॉपी कर लिया। क्या चीज? क्या बेटा? सुनाई नहीं, बताइए। हाई एंड फाइन। टेस्ट हुआ था क्या? में स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एचओएच और एचओसी ये सब देख लिए थे। इसमें आज वो बैच के कुछ बच्चे बैठने, वो तो नहीं बैठे ना, एक और बैच है, वो तो नहीं बैठा ना। नहीं, वो शायद बैच मर्ज होगा, तो कुछ 8-10 बच्चे हैं वो इसमें, लेकिन उनका जीओसी कंप्लीट हो चुका है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। वो आगे, मेरे से आगे, मैं पीछे। ओके, हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी कंपैरिजन सीख लिए थे। लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी कंपैरिजन सीख लिए थे, एचओएच कंपैरिजन सीख लिए थे, और हीट ऑफ कंबशन भी सीख लिया था ना। और मैंने होमवर्क दिया था, ये स्टेबिलिटी कंपैरिजन का था, और ये बताया नहीं, आपको बता दिया होता तो ज्यादा अच्छा था। एक क्वेश्चन का आपका नुकसान हो गया, क्योंकि अगर ये नहीं बताया तो फिर ये, अगर आपको पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे। इसमें इसमें देखो, रेजोनेंस तो किसी में नहीं होगा, और एरोमेटिक तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो अल्फा एच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 2, तो ये तो सबसे कम स्टेबल होगा। बस पहले दूसरे तीसरे में आपको बताना था। तो पहला जो है ये फर्स्ट, फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा, जरा सा देखिए कैसे होगा। ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ ऐसे होगा। इस हाइपर कॉन्जुगेशन में जब ये डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर जाएगा, और इसमें ये जो एनायन बनेगा ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है। तो जो माइनस चार्ज क्रिएट होगा वो किस पर क्रिएट होगा? 1 डिग्री कार्बन पे क्रिएट होगा। ऐसे सारे हाइड्रोजन जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो माइनस चार्ज 1 डिग्री कार्बन पे क्रिएट होगा। इसमें अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, पहले तो संख्या देखी जाती है, जब संख्या सेम होती है तब हम जो है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, तो ये जो कार्बन है ये आपका 2 डिग्री कार्बन पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा। तो 1 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। एक और आपको बात बता दूं, एक और रीजन है कि इसमें जब ये तीनों हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, ये इस बॉन्ड को राइट साइड भेजेंगे, और जैसे नीचे वाला ये बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो ये भी इस बॉन्ड को राइट साइड भेजेगा। तो तीनों हाइड्रोजन की जो फोर्स होगी, जो ताकत होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन में सेम दिशा में होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। ये सब इस पाई बॉन्ड को राइट साइड भेजना चाहेंगे, लेकिन इसमें जो लेफ्ट साइड वाला एल्काइल ग्रुप है मिथाइल है, ये वाला हाइड्रोजन इसको राइट भेजना चाहेगा, और जो राइट साइड का हाइड्रोजन है, राइट साइड वाले अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, वो इसको लेफ्ट भेजना चाहेगा। इसमें होगा क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन? क्रॉस। ये हुआ आपका एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये हुआ क्रॉस। आपने एक्सटेंडेड क्रॉस रेजोनेंस पढ़ा था ना, बस उसको अप्लाई करना था आपको। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की फीलिंग तो एक जैसी होती है ना, तो यू हैव टू अप्लाई। अगर नंबर सेम हो जाए तो एक्सटेंडेड और क्रॉस में एक्सटेंडेड जो है भारी होता है। कुछ चीजें तो थोड़ी अपने आप को नहीं रहनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड क्रॉस मैंने सिखा दिया था ना आपको, उसे अप्लाई करना था। ठीक है जी? अच्छा, आपने सोचा ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू सिस। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, आपकी बात सही है, लेकिन जब सिस और ट्रांस की बात होती है तो उसमें ये ट्रांस ज्यादा स्टेबल, और ये ट्रांस पे भी भारी होता है। तो कुछ चीजें थोड़ी नई तो रहनी चाहिए ना। अब सब कुछ अगर क्लास में करके जाओगे तो फिर आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे? अभी नंबर के पीछे मत भागो, है नंबर के पीछे भागते हो। क्या चीज? मैंने इसको पार्टी का लालच दिया था, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि चीटिंग करके पार्टी लगे ना। देखो, जनरली तो ये कहा जाए, वैसे तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करके भेजेंगे पहले आपको, आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं जाएगा, ये गारंटी है। सारे क्वेश्चन नोट्स के होंगे, वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही सोच को छोड़ दें, तो बाकी तो सब उसी नोट्स में रहेंगे। ठीक है, वो हम आपको याद कराने का तरीका बताएंगे कैसे। बीच में अभी हम शाम को पैरेलल क्लासेस लगाएंगे, तो वो पहले से खत्म हो जाएगा, तो आप पहले से टेस्ट में देते रहेंगे, तो हर टेस्ट में एक क्वेश्चन आएगा, तो वो आप रिवाइज कर लेंगे। सिंपल बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ये वाला हाइड्रोजन चाहेगा कि ये वाला पाई बॉन्ड ये लेफ्ट चला जाए, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और फिर ये वाला बॉन्ड को ये धक्का देगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड वाला जो ये वाला हाइड्रोजन है ये चाहेगा कि राइट चला जाए। तो ये बीच का बॉन्ड बीच में पड़ा रहेगा, किधर जाऊं, उसकी माने या इसकी माने, तो ये बीच में स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो स्पीड कम, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन स्लो, डिलोकलाइजेशन स्लो तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनर्जी कम निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी तो स्टेबिलिटी है कम रहेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक बात याद रख लेना, आप दोबारा गलती मत करना, सेम एल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन पे हो। अगर मैं इसको बता के क्वेश्चन पूछता तो फायदा क्या होता? मैंने आपको बोला था ये होमवर्क है, इसे कर लेना। अब ये थोड़ी कहूंगा कि ये इसको कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताएं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहला याद रखना, अगर सेम एल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन पे हो और वही एल्काइल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हो, तो सेम एल्काइल वाला ग्रुप जो होगा वो ज्यादा। आप लोगों को यही यही सब चीजें सीखनी है, बस आपको सब आता है, काफी कुछ आता है, 90% 95% चीजें आती है। ये जो 4-5% चीजें हैं जिसकी वजह से आपके नंबर प्लस के बजाय माइनस हो जाते हैं ना, भाई नंबर या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा। अगर हमें कंप्लीट ज्ञान होगा तो प्लस में आएगा, अधूरा ज्ञान होगा तो माइनस में आएगा। मतलब ज्ञान या तो कंप्लीट ही होना चाहिए। अधूरे ज्ञान में नंबर नहीं आता, मतलब हमें सर आधा आता है तो नंबर तो आना चाहिए था, आधा इस नंबर नहीं आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे प्लस आएगा एच पर, यहाँ पे माइनस आएगा, इस पर भी प्लस आएगा, इस पर भी प्लस आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी डेल्टा प्लस आएगा हाइड्रोजन पे, यहाँ भी डेल्टा प्लस आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में एच पे प्लस आएगा ना बेटा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन, ये माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ माइनस है। ठीक है, माइनस सामने सामने आ जाए। एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन करके नोटबुक में देखिए, फिर से बताऊं, क्लियर? हाँ,
एक ये भी रीजन है, दिया जाता है बुक्स में, ये कार्बन आयन क्या है 1 डिग्री, तो जब 1 डिग्री कार्बन आयन जो होता है वो केटायन ज्यादा डिग्री का स्टेबल होता है, एनायन कम डिग्री का स्टेबल, तो इसका जब आप एनायन बनाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा और इसका एनायन कम स्टेबल होगा, एक ये भी रीजन है, इसके दोनों रीजन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। चलो ठीक है, इसी प्रकार से कहीं आप रेजोनेंस बनाइएगा, एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल बने और दूसरे का अनस्टेबल कम स्टेबल बने, तो जहां का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लिया अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में समझ में नहीं आता तो उसका रेजोनेंस बना लिया करो, रेजोनेंस मतलब बहुत एक्सट्रीमली स्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी ज्यादा। प्रेजेंट टाइम में समझ में नहीं आ रहा तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप चेक करो, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बहुत स्टेबल हो जाता है तो मॉलिक्यूल को स्टेबल बोल दीजिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के एनायन के चेक करो, तो अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर स्टेबल होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइब्रिड होता है ना, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के काउंट होता है, तो एक भी अगर स्टेबल हो गया बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बहुत स्टेबल होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे या इसमें दो केस होगा, एक होगा सिस और दूसरा क्या होगा ट्रांस। इसमें जनरली ट्रांस स्टेबल होता है और सिस जो होता है कम। अगर एल्काइल ग्रुप है तो हमेशा ट्रांस स्टेबल होगा, एल्काइल में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन एचओसी का था, ईटा कंबशन का ऑर्डर था, यहाँ भी छूट गया था। तो अगर इसमें कार्बन देखेंगे तो कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहला तीसरा दूसरा पहला, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर हो जाएगा चौथा दूसरा तीसरा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, एक एरोमेटिसिटी वाला होमवर्क था वो मैं जल्दी बता दिया था, तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं इसको जल्दी से। ये वाला क्या है जल्दी से बताओ, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है और साथ में sp3 हाइड्रोजन नहीं है, और ये एरोमेटिक होगा क्योंकि रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, बढ़ जाओ आगे, कोई डाउट किसी को, होमवर्क किया आ रहा है। नंबर 7 तो एरोमेटिक है ना, 8 एरोमेटिक है, बेंजाइन एरोमेटिक होता है, बेंजाइन पता है ना, ये जो पाई बॉन्ड होता है इसका हाइड्रेशन sp मत लिखिएगा, मैंने शायद बताया क्या आपको, नहीं बताया, ये बेंजाइन का हाइड्रेशन sp नहीं होता, ये sp2 होता है, इसके बारे में बताया क्या आपको, बेंजाइन बनता कैसे है, ये बेंजीन है। अच्छा आपको बता दूं इन सभी कार्बन का हाइड्रेशन क्या है, sp2। ये सारे बॉन्ड कितने एंगल पर होंगे बताओ, 120, ये सारे बॉन्ड कितने पे होंगे 120, और सब सेम प्लेन में होते हैं, है ना। ये बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन का जो छल्ला जिस प्लेन में है उसी प्लेन में इसके 6 हाइड्रोजन हैं, जानते हैं आप लोग। इसका पाई ऑर्बिटल कहां होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक ऐसे p ऑर्बिटल होगा ना, ऐसे यहाँ पर p ऑर्बिटल होगा, तो इनके साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं जो पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल ऐसे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया दूसरा ग्रुप लगा देते हैं, अगर यहाँ पर हमने एक बाहरी ग्रुप लगा दिया, कोई Cl या कोई ऐसे ग्रुप लगा Cl लगा। अब याद रखना ये सारे बॉन्ड 6 बॉन्ड है, 6 बेंजीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड है और बाकी 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 12 बॉन्ड्स 12 बॉन्ड सेम प्लेन में है, ये एकदम सेम एकदम जमीन पे है ना, तो इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। इनमें जो पाई बॉन्ड बना होगा वो यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड ये बना है, ये पाई बॉन्ड यहाँ बना है, ये इसके परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल्स होगी ना ये यहाँ पर बना हुआ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब अगर मान लो किसी कारण से कोई वजह हुआ, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, तो ऑर्बिटल पिक्चर अगर बनाए, पूरा नहीं थोड़ा सा, इसके बारे में कई बातें होती जो बच्चों को नहीं पता होती, जो क्वेश्चन गलत होता है तो आप यहाँ पर इसे क्लियर कर ले। ये सारी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल बताओ, ये सब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इनके साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन। एक जगह पर हाइड्रोजन की बजाय हमने किसको अटैच कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन है, ये इनके बीच में ये वाला ऑर्बिटल अलग प्लेन में है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा ये अलग प्लेन में होगा। अभी ऑर्बिटल ऐसे बाहर की तरफ होगा ये पक्का। मान लो इसमें कोई बेस आ गया जिसको H+ पसंद होता है, बेस को क्या पसंद, H+, बेस को क्या पसंद है, Ac पसंद है। ठीक है, तो बेस आ गया वो इस H+ को चुराइए, H+ एसिडिक होता है, ये H+ एसिडिक होता है क्योंकि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींच के आसपास जो है पॉजिटिव चार्ज का माहौल क्रिएट किया रहता है, और ये पड़ोसी हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेसिक होता है। जो NH2 टाइप के बेस होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग, थोड़े दबंग टाइप के जो बेस होते हैं ताकतवर, वो यहाँ से हाइड्रोजन छीन लेते हैं। ठीक है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो ताकतवर बेस होते हैं जब इसके नजदीक आते हैं, जैसे मान लिया NH2 माइनस आ गया, वो यहाँ से हाइड्रोजन छीन लिया, तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल, कैसे बाहर निकलेगा, H+ के रूप में अमोनिया के रूप में बाहर निकलेगा। बेंजाइन मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा शायद, है ना, ये माइनस अमोनिया के रूप में बाहर निकल। ठीक है, फिर ये यहाँ इस कार्बन पे माइनस आ जाता है, यहाँ पर क्लोरीन, ये बॉन्ड कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन चला गया, फिर इस माइनस से धक्का खा के रिपेल हो गया, ये प्लस आई ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर भाग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, प्लस और ये माइनस वाली sp2 ऑर्बिटल और प्लस वाली sp2 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाती है, ये बन जाता है बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड तो था, ये वाला जो बॉन्ड बनता है इसका प्लेन अलग, ये बेंजाइन होता है, ये ऑर्बिटल में आपको दिख, ये यही एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो हाईली रिएक्टिव, जो इंटरमीडिएट। पहले जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और कार्बन के न्यूक्लियस दोनों के प्रभाव में था, तो ये बीच में था, यहाँ कहीं बीच में। अभी एक से किसके प्रभाव में आ गया, H छोड़ के भाग गया, तो पूरी तरीके से इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल में। ठीक है, और फिर यहाँ से ये क्लोरीन अगर निकल जाए और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन से ये लेके निकल जाए, ये ऑर्बिटल पूरी तरीके से क्या हो जाएगी बताओ, खाली, यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वैसे रहेंगे, तो फिर ये ऑर्बिटल खाली होगी, तो ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये दो ऑर्बिटल को ओवरलैप करने से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इन दोनों के बीच में आ जाता है और ये बिल्कुल ऐसे नजर आता है, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये अलग प्लेन में होता है। अब इसका हाइड्रेशन क्या है, क्या बताएंगे, बताइए। ये पहले sp2 था और इन दोनों ऑर्बिटल के जो साथी थे वो भागे, ये कार्बन के जो साथी थे भागे, तो इनकी ऑर्बिटल मजबूरी में क्या हो गए, आपस में ओवरलैप कर लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड जैसे दिखते हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड जैसे नहीं होते। जो नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, आप जानते हैं, दो एटम के
जैसे दो एटम, एक एटम ए है, इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं और दूसरे एटम ए है उसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये आपस में इंटू ओवरलैपिंग करते हैं तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है और फिर इन पे जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स होती हैं इनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक p ऑर्बिटल ऐसे होगा यू ओवरलैप करेगा, दूसरा p ऑर्बिटल जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, क्यों होता है ऐसे, और ठीक इनके ओवरलैपिंग से दूसरा पाई बॉन्ड बनता है जो कि एल्काइन्स वगैरह का स्ट्रक्चर होता है, ये उससे अलग होता है। इसमें पहले हाइब्रिडेशन होता है फिर बॉन्ड बनता है, उसमें क्या होता है पहले मॉलिक्यूल, हाइब्रिडेशन होकर पहले मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल से दो एटम के भागने के बाद फिर ये इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या रहता है बताओ, sp2 पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में आपने। अब आप बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट, बता दो। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कैसे भाई, दो ऑर्बिटल को मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, तो दो ऑर्बिटल को मिला के ही 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नीचे घूम रहे हैं, बोलो तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल होता है, फ्यूचर में हमेशा ये किससे रिएक्शन करना पसंद करता है, जो है न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, तो ये एरोमेटिक, जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, पर ये एरोमेटिक कंपाउंड हाईली क्या होता है, रिएक्टिव, ये बेंजीन है। अच्छा, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें याद रखना इसका जो पाई बॉन्ड है ये इनके साथ रेजोनेंस नहीं करता, बोलो क्यों, ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, और जो रेजोनेंस करते हैं वो अलग प्लेन में, वो ऊपर की तरफ, पक्का ये बात क्लियर हो गई। तो इसके ऊपर, इस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड के ऊपर रेजोनेंस का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। ओके ठीक है, तो ये बेंजीन के बारे में थोड़ा सा जान लिया आपने। ओके, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बेंजीन एरोमेटिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, परंतु ये एरोमेटिक कंपाउंड हाईली क्या होता है, अनस्टेबल या इंटरमीडिएट। ठीक है, तो बोले कि एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया में हमेशा ही सबसे स्टेबल होते हैं, तो वो फिर इसके बारे में नहीं जानते। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, जनरली स्टेबल, ऑलवेज नहीं कह सकते, ऑलवेज लिख के एग्जामिनर देगा ही नहीं। प्रोफेसर जो वहाँ पेपर बनाते हैं ना वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, वो वहाँ पर जुगाड़ से नहीं जाते, उनके रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो सिलेक्शन के थ्रू जाते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं आपको फंसने के लिए। इसमें बताएं ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, यहाँ पर एरोमेटिक हो गया। ओके, यहाँ दो रिंग है, दोनों रिंग को मिलाकर के पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे तो ये एरोमेटिक ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर बता दूं ये एरोमेटिक है, इसका नाम होता है क्यूनोलिन। आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, किसी कैटलिस्ट को स्लो करना हो, उसकी एक्टिविटी घटानी हो तो क्यूनोलिन वगैरह का प्रयोग होता है, कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में यूज होता है क्यूनोलिन। ठीक है, इसका नाम होता है पाइरोल। पाइरोल में याद रखना ये जो लोन पे है ये रेजोनेंस पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पर। यहाँ पर फ्यूरिन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक है, बीच में कार्बन जो है sp3 हाइड्रोजन स्टेट। हां, ये आगे आप अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो ये माइनस चार्ज यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, आप है ना, आपके नीट के एग्जाम में सवाल पूछा। ठीक है, क्या चीज, इसका नाम है इसको कहते हैं फ्यूरिन और इसको कहते हैं थायोफीन। अभी आएगा सब, वापस हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे और डिटेल बताएंगे। यहाँ पर बताएं ये, यहाँ पर 2 पाई इसमें है, 2 पाई इसमें है, कितने पाई है, 4 पाई। 4 पाई वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर इसके इस रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सिर्फ ही आएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो है ना, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 2 4 2 6 6 पाई, ये एरोमेटिक। किसी बेंजीन रिंग के साथ कोई नॉन एरोमेटिक रिंग, एलिसाइक्लिक रिंग अटैच हो तो एक बेंजीन अगर दिख गई उसके साथ कोई एंटी एरोमेटिक रिंग अटैच होती है तो वो डाइमर में बदल जाती है। अदरवाइज अगर बेंजीन दिख गई तो उसको आप जनरली बेंजीन दिखेगी तो उसको एरोमेटिक बोलिएगा, क्योंकि बेंजीन आ गया तो बेंजीन के रिएक्शन शो करेगा, बेंजीन के कैरेक्टर शो करेगा, सूटी फ्लेम से बर्न करेगा, ये स्मेल होगा, एरोमेटिक के सारे लक्षण होने की वजह से ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, एरोमेटिक। बेंजीन रिंग दिखी तो एरोमेटिक होगा जब तक कि कोई उसके साथ एंटी एरोमेटिक रिंग अटैच है ना। नेक्स्ट ये बताएं, इसमें देखो ये एरोमेटिक है, ये हमसे इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे, यहाँ पर भी एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जो होता है ये यहाँ बीच में होता है, इसके ऊपर होता है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां भी एंटी एरोमेटिक रिंग आ जाती है ये मॉलिक्यूल क्या करता है, तुरंत डाइमर में कन्वर्ट होता है। तो जो डाइमर में कन्वर्ट हो रहा होता है उसको एंटी एरोमेटिक हम कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या नहीं, वो तो कन्वर्जन के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, पर कन्वर्जन से पहले वो मॉलिक्यूल क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, दूसरा रूप लेगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, परंतु हम पहले रूप में ही आपसे पूछ रहे हैं, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये जेई में पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एक्चुअली जेई के सवाल रिपीट कर लिए जाते हैं जो थोड़े से आसान टाइप के, ये आपका एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। अच्छा, किसी माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो रेजोनेंस करते हैं तो उनको पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो 2 माइनस में 2 या 4 पाई, यहाँ पर ये 4 पाई है तो ये एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर 6 पाई है तो ये एरोमेटिक, यहाँ पर 4 पाई। इसका नाम लोग लिख सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनिल केटायन। हो सकता है कि एग्जाम में कोई नाम पूछ ले, ये साइक्लोपेंटा और 2 इन है मतलब डाइइनिल हो गया केटायन, इसका नाम साइक्लोपेंटाडाइइनिल एनायन। पक्का, ये साइक्लोहेप्टाट्राइइनिल केटायन, इसको ट्रोपाइलियम केटायन भी कहा जाता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपका एरोमेटिक है। यहाँ पर ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, परंतु हमने जाना है कि 7 8 9 मेंबर के एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक हो, तो दे आर नॉन एरोमेटिक। ये आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये टर्बसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे इसका नाम ले ले तो नाम लेगा इसका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेप्टाट्राइनिल एनायन। इसमें अगर हम बात करें तो ये बीच में सर्कल का मतलब जानते हैं आप, बीच में सर्कल का मतलब है कि ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर ऐसे कहीं बीच में सर्कल नजर आए, जैसे मान लो ऐसे बीच में हमने सर्कल दिखा दिया, चल जाएगा ना, अभी जनरेटर नहीं चला नहीं, सुनो, जैसे बीच में कोई सर्कल दिखे, इसका मतलब होता है कि ये एक कहीं पर एक प्लस है, कहीं पे एक प्लस है, पूरे अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो ये लगातार गोल गोल घूमता रहता है। तो आप बना सकते हैं कहीं भी एक प्लस हो और अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड बना सकते हैं। 7 मेंबर के रिंग होंगे है ना, एक जगह प्लस अल्टरनेट पोजीशन पे, ऐसे आप बना के चेक कर सकते हैं। या ऐसे कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ट्रिक याद कर लो, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है ऐसे मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पर n-c+a, n जो है साइकिल में एटम्स है, ये क्या है एटम्स इनसाइड साइकिल, और सी जो है ये प्लस चार्ज है केटायन, और ए जो है ये माइनस चार्ज है। प्लस हो तो साइकिल के एटम से माइनस कर दो, माइनस हो तो जोड़ दो, तो एक प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। साइकिल में 7 एटम है, एक प्लस है तो एक माइनस करेंगे तो 6 पाई बचे। कितने पाई बचेंगे, 6 पाई। जैसे मैं आपसे ये पूछूं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स,
साइकिल में 6 एटम है, 2 माइनस है, तो आप क्या करेंगे 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये 8 पाई हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जैसे मैं ये आपसे बात करूं, क्या क्या चीज, आप पूरे लाइन ध्यान में रखें, 7 8 9 मेंबर का एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा, 6 मेंबर वाला नहीं होगा। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया हमने तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई वाला एंटी एरोमेटिक होगा। ऐसे ही और भी, अगर मान लो ये मैंने 8 मेंबर का रिंग लगा दिया, इसमें 2 माइनस कर दिया, कितने पाई हो जाएंगे 10 पाई, 10 पाई वाले मॉलिक्यूल एरोमेटिक होंगे। अगर हमने यहाँ 2 प्लस लगा दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 पाई हो जाएंगे, और ये 6 पाई वाला मॉलिक्यूल क्या होगा एरोमेटिक होगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आप कहीं देखिए इसमें 2 एटम पर कोशिश करो पास पास माइनस चार्ज लिख दो, फिर ये माइनस चार्ज गोल गोल क्या करेगा, आप इसे काउंट, आया समझ में आपको। तो चलो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर बताएं ये हो गया, ये कितने पाई 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये 6 पाई एरोमेटिक। प्रोपाइलिन केटायन का रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसमें हम बॉन्ड को तोड़ेंगे, रेजोनेंस करेंगे, ये बॉन्ड टूट के बाहर की तरफ जाएगा, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक, इस कंपाउंड का नाम होता है ट्रोपोलोन। ठीक है, ये आपका ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके अंदर की तरफ आएगा साइकिल के अंदर, तो साइकिल के अंदर कितने पाई हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जहां भी 6 पाई हो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है एरोमेटिक। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, और ये हो जाएगा एंटी। ठीक है, ये दिया हुआ था, अब बना दो ना ऐसे, ये 2 माइनस, 2 बॉन्ड, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बता दें, ये सुनो, अब बीच में जो पाई बॉन्ड है, ये जो बीच में लटका हुआ, ये पता नहीं है ये धरती का है कि आसमान का, कहाँ का है, ये लेफ्ट विंग का है कि राइट विंग का है, तो पहले हमें इसको ब्रेक करते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, ये ब्रेक तभी होता है जब ब्रेक होने के बाद रिजल्ट स्टेबल हो, नहीं तो ये ब्रेक भी नहीं होता, समझ में आ गया। तो ऐसे केसेस में हम इनको ब्रेक करेंगे और कोशिश करेंगे लेफ्ट राइट कहीं भी ले जाओ, बस एरोमेटिक रिंग बन जाए। अगर एरोमेटिक रिंग बन जाए तो ये ब्रेक करेंगे और ये उसी दिशा में जाएंगे और जिधर ये एरोमेटिक रिंग बनेगा। तो ऐसे केस में जब इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो ये 6 मेंबर रिंग की तरफ आएगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग की तरफ जाने का मतलब हो गया ये रिंग जो हो गई वो 6 मेंबर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो 6 पाई, और जो 3 मेंबर रिंग है वहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों रिंग जो होंगी, ये दोनों रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, और जब दोनों रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा तो ये कंपाउंड हाईली क्या होगा स्टेबल, और ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। एक सवाल हम और आपसे पूछ सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में जो बीच का डबल बॉन्ड है ए, वो रेजोनेंस करके लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब 3 मेंबर टू 5 मेंबर जाएगा, या 5 टू 3, तो आप बोलेंगे ये 3 टू 5 जाएगा। इसमें रेजोनेंस हमेशा 3 टू 5 मेंबर की तरफ होगा, उल्टा नहीं होगा। और ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा जी, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक बना है, इसलिए ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो। बोलो, आपसे पूछा ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये ज्यादा समय अपना इसी रूप में बिताता है, इसकी इस रिंग में माइनस रहता है, इस रिंग में क्या रहता है प्लस, पक्का। अच्छा, ऐसे ही इसके बारे में अगर आप करेंगे तो आप अगर इसको तोड़ेंगे तो एक रिंग एरोमेटिक होगी और एक क्या हो जाएगी एंटी, और एंटी एरोमेटिक रिंग तुरंत डाइमर में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि पता है कि अगर मैं टूटा तो गया काम से, इसलिए ये बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं, ये रेजोनेंस नहीं करता कंप्लीटली। यानी ये मॉलिक्यूल याद रखिएगा डू नॉट शो रेजोनेंस, अब जो रेजोनेंस नहीं करता उसको नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, पक्का। क्या चीज, भाई पार्शियल करेगा यहाँ से यहाँ तक करेगा तो भी तो नॉन एरोमेटिक, जब तक पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन चक्कर न करे तब तक तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हम बोल नहीं सकते, आधा करने से कोई फायदा नहीं इसको। ठीक है, ऐसे ये वाला मॉलिक्यूल ये बिल्कुल रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि साइड में भी नहीं, ये भी आपका नॉन एरोमेटिक। ये अभी आपने देखा था इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई, 6 पाई वाला मॉलिक्यूल क्या होता है एरोमेटिक, यहाँ पर 2 पाई, 2 पाई वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक, यहाँ पर 8 पाई एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर 4 पाई एंटी एरोमेटिक, और यहाँ पर 10 पाई, ये क्या होगा एरोमेटिक, और ये 6 पाई एरोमेटिक। आई थिंक ये समझ में आपको, हाँ? है ना, माइनस ये ना, आप संदेह मत किया, अब नियम अगर आ गया ना तो हो गया, ये माइनस 0 प्लस, तो बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा, वो बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा फिर नॉन एरोमेटिक, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं किया उसने। ठीक है, ये बात क्लियर होगी ना आप लोग को, आपको थोड़ी सी दिक्कत ये 40 वाले में हुई होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हल्की फुल्की यहाँ हुई होगी। ठीक है, कहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा जानते हैं कैसे होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये नॉन स्टॉप रेजोनेंस करता है, फिर ये माइनस, ये एक बार बना के दिखा दें कहीं भी। अच्छा, दूसरा बना दें, ये बीच में माइनस है ना, आप एक 8 मेंबर की रिंग बना दो, तो 2 जगह माइनस कर दिया, हो गया। अब अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड लगाना है, तो इसका अल्टरनेट कौन है, ये इसका कंजुगेशन, ये खत्म कहानी हो गया। चले sp2, आप भूलें कोई माइनस चार्ज रेजोनेंस करता है ना जी, ये देखिए मैं बता रहा हूं, आपके मन में जितने डाउट्स हैं ना आपको पूछना जरूरी, ये बहुत अच्छा, ये माइनस देखो, ये माइनस का हाइड्रोजन sp3 है, परंतु अगर यहाँ पर हमने रेजोनेंस करना स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ पर ये माइनस है, तो ये sp2 हाइड्रोजन स्टेट वाला कार्बन, क्योंकि माइनस पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया और पाई इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में चले गए, उनको फिर काउंट नहीं करते। लो ठीक है, अब देखो व्हाट इज एनुलिन्स, यू नो एनुलिन्स, एनुलिन्स मतलब होता है पहली बात न्यूट्रल, न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरा मोनोसाइक्लिक एक साइकिल होना चाहिए, तीसरा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर नोन एज एनुलिन, एनुलिन्स कहते हैं, पक्का। अच्छा, जितने कार्बन उतने एनुलिन, जैसे आपने पीछे देखा ना ये एनुलिन नहीं, एनुलिन होने की शर्त क्या है बताओ, न्यूट्रल होना चाहिए, इसमें कोई भी एनुलिन नहीं, इसमें ये एनुलिन कहलाएगा। ये देखो ये मल्टी साइक्लिक है, 2 साइकिल है, तो 2 यहाँ 4 है, कोई एनुलिन नहीं होगा, इसमें ये एनुलिन कहलाएगा। 30 वाला 8 एनुलिन कहेंगे, इसमें बेंजीन 6 एनुलिन होता है, साइक्लो ब्यूटाडाइन 4 एनुलिन होता है, और अच्छा ऐसे और आगे बढ़ेंगे आप, ये इसमें कुल 10 कार्बन है, इसका नाम होता है 10 एनुलिन, और इसमें 12 कार्बन होता है, तो 12 एनुलिन 12 एनुलिन, इनका नाम ही होता है 12 एनुलिन। आप इसका आईयूपीएसी में लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी पेंटा साइक्लोडेका, साइक्लोडेका पेंटा इनिल पेंटाइन, साइक्लोडेका पेंटा, ऐसे कर सकते हैं ना, साइक्लोडेका, और कितने कार्बन है बताओ 5, कितने डबल बॉन्ड है 5, तो पेंटा इन कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर बताएं ये 12 एनुलिन, इसका नाम क्या बताओ 14,
ये तो आप जानते होंगे। अब नियम के हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दो। ये होना चाहिए आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक होना चाहिए पक्का। यहाँ पर बता दो ये 12 पाई है तो इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। 12 पाई एंटी एरोमेटिक होता है ना। 7 8 9 7 8 9 नॉट मोर देन, ठीक है, 7 8 9 ओनली। इसमें बेंजीन टाइप का शेप बन जाता है तो इसका जो एंगल है 120 डिग्री पे आ जाता है। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, ये एरोमेटिक। अब आपको बता दूं ये जो 10 नंबर वाला एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें एंगल स्ट्रेन तो नहीं होता, ये इसके बॉन्ड जो होते हैं वो 120 डिग्री पे चले जाते हैं, क्योंकि सारे जो एंगल हैं ये आप कितने पे होंगे बताओ, 120 डिग्री पे होंगे। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, इसमें जो सारे कार्बन के हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन 2 कार्बन है उनके हाइड्रोजन एक अंदर की तरफ होते हैं, तो रिंग के अंदर साइड होते हैं। जो अंदर की तरफ हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल। तो जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका एक कार्बन ऊपर हो जाता है, एक कार्बन नीचे दब जाता है, इनका प्लेन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन प्लेनर, और जिसकी वजह से एरोमेटिक की बजाय क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। ये झगड़े को खत्म करने के लिए नॉन एरोमेटिक। झगड़ा कभी खैर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, गांव में जो रहे होंगे बात सूते की चारपाई देखा है, जो खटिया जिसको कहा जाता है, पेड़ वाले बात नहीं करें, गांव में रहने वाले खटिया देखा, हाँ निशान पड़ता है। और बारिश में या ठंडी के समय जो है अगर जो है उस खटिया को बाहर जो है रख दें घर के बाहर जमीन पे, तो सुबह जब आप देखते हैं तो उस खटिया का एक पैर इधर दिखता है एक पैर इधर दिखता है, देखा आपने इसमें। और फिर हम बचपन में क्या उठ के उस पे कूद कूद के उसको ठीक करते हैं, इधर कूदते हैं तो उधर तो वही हाल इसमें भी होता है कि इसके जो 2 पैर होते हैं, एक पैर ऊपर उठ जाता है एक पैर क्या हो जाता है बताओ नीचे दब जाता है। खैर अब ये जो शहर वाले हैं उनको कितने लोगों ने नहीं देखा, कितने लोगों ने ऐसा नहीं देखा, शहर वाले एकदम ये सब बेड वाले हैं, तो ये बेड वाले खटिया वाले नहीं है लोग, है ना। तो ये जो रियली जो गांव में कभी बचपन में देखे होंगे उनको पता होगा भाई, रात को सोने के लिए चारपाई घर के बाहर लगती है, वहां पंखा फैन कूलर से कोई मतलब नहीं होता। ओके ओके चलो हो गया, बातें खत्म भाई। कुछ अब तो लाइट आने लगी है, नहीं तो 24 घंटे में 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लाइट आ जाती थी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ करता था। बाकी 18 घंटे लाइट नहीं आती थी तो वहां एसी तो छोड़ो, वहां तो पंखा ही नहीं चल पाता है। इधर क्या चीज, क्या चीज, हाँ क्या चीज, मैं गांव में ही तो मेरा बचपन बीता है, मैं तो हल भी चला रखा हूँ। आपने देखा मेरे देश की धरती सोना उगले थी, लेकिन जिस दिन मैंने हल चलाया था उस हल का जो हल से जो है पैर उसके उसमें नहीं, आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब खेतों में हल चलाने के लिए जो आते थे उन्हें कहा जाता था, जो किसानी साथ में करते थे, कोई हरवाह कहते थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे भी हल चलाना है, तो उनका ठीक है चला। अच्छा तो जब मैं चलाने लगा तो उसका हल्का सा ढीला हो गया, जरा सा कुछ अगर बैलेंस उसका गड़बड़ होता है ना तो बैल के पैर कट जाते हैं उसमें, वो तुरंत उनके पैर में तो जस्ट नुकीला लगा होता है, हल्का जो क्या होता है उसको, हल्का जो नुकीला पार्ट होता है ना वो जरा सा टेढ़ा हो तो बैल को लग जाता है चोट, इसलिए देते नहीं है। तो उसी दिन से फिर बंद हो गया, कोई बात नहीं थी, ऐसे अभी चला ना। फोटो फोटो भी खिंचाए, अब तो ट्रैक्टर आ गया, पहले चल इधर। अच्छा लो आप सब चर्चाएं करने लगे, अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताने लगे, बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी इसे जल्दी कंप्लीट करना है। ओके यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, ये 12 एनुलिन है, इसमें जो सुनो इसमें जो हाइड्रोजन होता है ये अंदर यहाँ भी होता है, परंतु यहाँ डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, और डिस्टेंस हल्की से ज्यादा, क्योंकि कार्बन ज्यादा हो गए तो हाइड्रोजन के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो रिपल्सन उतना डोमिनेटिंग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्लेन चेंज नहीं होता, प्लेन सिर्फ यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। और बाकी 14 एनुलिन में हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस और ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ भी प्लेन चेंज नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अब परिवर्तन कहाँ हुआ, सिर्फ यहाँ पर हुआ। सावधानी कहाँ रखेंगे आप, सावधानी कहाँ रखेंगे, याद रखना सावधानी रखने वाली आपकी जो है सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं जहां पर आपकी प्रिकॉशन जहां पर ध्यान देंगे। आपकी एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, एक तो आपका 10 एनुलिन आएगा, ये होना चाहिए था इसको एरोमेटिक, परंतु इसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, और एक आएगा साइक्लोऑक्टा टेट्राईन, इसको होना चाहिए था जो है एंटी एरोमेटिक, पर ये भी नॉन एरोमेटिक आएगा। और एक आएगा ये पाइरिलियम के, क्या पाइरिलियम के नाइट्रोजन पर अगर हमने प्लस कर दिया पाइरोल से, अब इसमें हम अक्सर इसको देख करके बोलेंगे कि ये होगा आपका प्लस चार्ज है तो एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, ये नॉन एरोमेटिक। बाकी और कहीं आपकी गलतियां होने वाली नहीं, पक्का ये बता दिया हूं आपको। एक बात और याद रखना, चलो ठीक और कर लेंगे, हाँ क्या बेटा कौन 7 मेंबर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, यही तो बताया 7 मेंबर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बिकम्स टेढ़ा, ये वाला लिख लो, एक 7 मेंबर वाला, बस और ज्यादा आपको कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता ये एंटीमेटिक हो सकती है 12 वगैरह रिंग हो, क्योंकि जहां पर बेंजीन बनने के ऑप्शंस हो, इतने कार्बन हो जाए कि बेंजीन बनने लगे, बेंजीन का लुक दिखने लगे, और इसका एंगल जो है ये 120 पर मेंटेन होने लगे। चलिए इसी के साथ आपका ये एरोमेटिसिटी का डिस्कशन क्या होता है 51 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। हाँ बातें नहीं, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपने पढ़ा है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम लोग, ये आपने पढ़ लिया है, इसमें समय ज्यादा नहीं देंगे। 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक होगा नॉन रेजोनेटिंग और दूसरा होगा रेजोनेटिंग। जो नॉन रेजोनेटिंग होते हैं वहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, एक तो स्ट्रक्चर दिया हो तो हम सीधा सीधा बता देंगे कितनी संख्या में बॉन्ड है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, या दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 करके बताते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को पूछे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का 2 और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का 3, और यहाँ पर या तो 2 होगा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन पूछे और कार्बन हाइड्रोजन पूछे तो क्या होगा 1, ये कार्बन ऑक्सीजन का 2 होगा और कार्बन हाइड्रोजन का 1। लेकिन ये सब आपको आता था, ये तो कोई मतलब नहीं था इसको बताने का। लेकिन जो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर हम जो देखते हैं वैसा नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि ये वाला बॉन्ड पी और ये वाला बॉन्ड क्यू है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आप गलती से पी को 2 मत करिएगा, क्यू को 1 मत बोलिएगा, क्योंकि जो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो जैसा होते हैं दिखते हैं वैसा होते नहीं है। अगर उनके बारे में कभी भी फैसला लेना है तो आप क्या बना लीजिएगा हाइब्रिड, हाइब्रिड से साफ साफ पता चल जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर, या फिर फार्मूला से निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, याद रखिएगा नंबर ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में कितने बॉन्ड इन्वॉल्व है किसी एक सेंट्रल एटम के साथ, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो इक्विवेलेंट, सिमिलर, जहां सिमिलर नहीं बनेंगे वहां पर बॉन्ड ऑर्डर गलत निकले। आया समझ में, याद रखिएगा। अब जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े कितने बॉन्ड है जो रेजोनेंस में शामिल है, देखो एक तो ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस में शामिल है
और दूसरा ये अभी यहाँ है, ये सिग्मा बॉन्ड भी तो हो गया। अच्छा ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस में शामिल, तो कार्बन से जुड़े 4 बॉन्ड है, रेजोनेंस में जो शामिल है वो 3 बॉन्ड है, 2 सिग्मा और एक क्या हो गया 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड व्हिच आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इज इक्वल टू 3 और टोटल स्ट्रक्चर में बनेंगे 2 मतलब 3/2 मतलब जो फॉर्मेट आयन होता है ये ना है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ना ही डबल है ना ही सिंगल है बल्कि ये 1.5 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सब कुछ क्या होगी जो है ये 1.5 के इक्विवेलेंट होगी। आया समझ में आपको? जब भी इसके बारे में फैसला लेना है इसकी लंबाई के बारे में चौड़ाई मोटाई रिएक्टिविटी तो इसको कितने नजरों से देखेंगे ये एक्चुअली 1.5। चलिए अब हम बात बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। ठीक है अब क्वेश्चन पूछा जाए डिसाइड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग या इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो डिसाइड बॉन्ड ऑर्डर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल यहां पर बताना है आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसमें फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, इसमें ClO बॉन्ड निकालेंगे ना आप। इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर आप जानते होंगे कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। इसमें एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अगली बार यहाँ जाएगा, अगली बार यहाँ पर जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 4 बॉन्ड है जो रेजोनेंस में शामिल है, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे तो हो जाएगा 4/3। ऐसे यहाँ पर भी निकालेंगे आप। फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग कैसा होता है, फॉस्फेट आयन में ये अभी डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड जो रेजोनेंस में शामिल है कितने होंगे बताओ, बोलो 5/4। ऐसे ClO4 बता दो, ClO4 में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ClO4 का स्ट्रक्चर होता है ये क्लोरीन से जुड़े 7 बॉन्ड है जो रेजोनेंस में शामिल होंगे और 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, माइनस एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, बना लेंगे ना आप लोग, तो आंसर हो जाएगा 7/4। नेक्स्ट अगर हम बात करें ClO3 का, आप निकाल लीजिएगा, इसका कितना आएगा 5/3, इसका आएगा 3/2 और इसका आएगा 6/4। बेंजीन में कैसे निकालते हैं आप बताइए, बेंजीन में ये निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या बताऊं, तो किसी को डाउट हो तो बता दे, हो चुका है। अच्छा बेंजीन में कैसे बताएंगे ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन से जुड़े कितने बॉन्ड है तो यहाँ पर 6 सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम 6 है तो 6 नहीं देखना, किसी एक का सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग आप देखो। ठीक है ये वाले एक सेंट्रल एटम से जुड़े 3 बॉन्ड होते हैं जो रेजोनेंस में शामिल होते हैं, एक तो ये 2 सिग्मा होते हैं और एक जो पाई होता है, और दो टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 2 मतलब 3 क्या हो गया 2। क्या बना के ये कार्बन में कितने बॉन्ड शामिल है बताओ, एक तो ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, ये रेजोनेंस करके यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड अभी यहाँ है यहाँ जाएगा तो 2 सिग्मा हो गए और एक खुद आ जा रहा है तो 3 बॉन्ड होंगे, स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 2, अब बाहर चले गए सभी। ठीक है ये हो जाएगा 3/। नेक्स्ट हाँ ये 1/3 हाँ आप उससे भी निकाल सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन वो फार्मूला भी हो सकता है कुछ जगहों पर आपका काम ना करे, इनऑर्गेनिक में काम कर जाएगा सिंगल। चलो यहाँ लग जाएगा, चलो जहाँ नहीं लगेगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मुझे बताएं कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है, बेंजीन का बॉन्ड ना ही डबल होता है ना ही सिंगल होता है बल्कि डबल सिंगल के क्या होता है बीच में, ओके मतलब ये 1.5 बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है। ओके व्हाट इज बॉन्ड लेंथ ये भी आप जानते हैं, बॉन्ड लेंथ बताने का 2 मेथड है, एक बॉन्ड ऑर्डर मेथड है और एक है फीलिंग मेथड है। एक फीलिंग मेथड है, क्या है बताओ बॉन्ड ऑर्डर मेथड, एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के एक्जेक्टली बता दो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बॉन्ड लेंथ के। अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ बताएं आप, तो मेरे ख्याल से बॉन्ड ऑर्डर इन सबका आपको पता है, लेंथ आप आराम से बता सकते हैं, तो बता दें जरा से यहाँ पर ये इथेन है, ये कौन सा इथेन है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ये इथीन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इथाइन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बेंजीन में 1.5 होगा, तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर 1 4 2। ये जेई में भी पूछा गया, नीट में भी पूछा गया। ठीक है एक एग्जांपल दे दिया, बाकी आपको पता है, ऐसे आपसे पूछे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपको बताना है, बॉन्ड ऑर्डर मेथड, ये बॉन्ड ऑर्डर मेथड, ये फीलिंग मेथड, ये कौन सा मेथड बताओ, ये फील करके आपको बताना है। ठीक है फील करके बता दें। अच्छा ये बॉन्ड यहाँ निकालेंगे आप लोग ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5, इसका 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1.33। अब इसी को उल्टा करके आप बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, मतलब इसी क्रम में। फीलिंग मेथड क्या होता है, व्हाट इज फीलिंग, आप मुझे बताएं। हम सब जानते हैं सिंगल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड से बड़ा होता है, जानते हैं ना। लंबाई की बात करें जब रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन होता है तो उसमें अक्सर देखा होगा आपने, जहां सिंगल है वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है, और डबल किस में कन्वर्ट होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क पड़ता है। तो जो सिंगल डबल में कन्वर्ट होता है उसकी लंबाई छोटी हो जाती है, और जो डबल सिंगल में कन्वर्ट होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, खत्म कहानी। तो अगर किसी डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है तो वो लंबा होगा, किसी सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है तो क्या होगा छोटा, क्योंकि डबल सिंगल में बदलेगा तो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर रहेगा। सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है, डबल बॉन्ड के कंपेयर में लंबा होना। पक्का आगे बढ़े हम लोग, चलिए क्वेश्चन दें आपको। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर मेथड हर जगह काम नहीं आएगा, जब आपको बॉन्ड ऑर्डर एक्जेक्टली पता होगा तभी देख कर पाएंगे। फीलिंग मेथड हर जगह काम आ जाएगा, ये तो सेम क्वेश्चन है क्या। अच्छा ये बताएं इनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये ईएन के आधार पे बताएंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, है ना, यहाँ हल्का सा प्लस होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये नजदीक आ जाए। बोलो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो, और दूसरा नाइट्रोजन की ऑर्बिटल छोटी होगी और कार्बन की ऑर्बिटल क्या होगी बड़ी होगी, ये एल्काइन का बॉन्ड सीएन बॉन्ड से क्या होता है बड़ा। ये आपने कहां पढ़ा, इन केमिकल बॉन्डिंग कहां पढ़ी आपने, पढ़ लिया बेटा, बेइज्जती खराब मत करो, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, अब इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन एक तो एक जैसा है, दूसरा यहाँ कार्बन है, तीसरा यहाँ दूसरा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और कार्बन से कंपेयर करके बता देंगे कि नाइट्रोजन साइज में छोटा है, ऑर्बिटल छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होगा, साथ में ईएन इसका क्या है ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड और करीब आ जाएंगे। पक्का हाँ तो इसका भी टेस्ट ऑपरेशन, तो इसका भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, जिस रेशियो में कार्बन का बढ़ेगा उसी रेशियो में नाइट्रोजन का भी तो बढ़ेगा। कार्बन का 3.25 होगा तो नाइट्रोजन का 3.75 हो गया। भाई कार्बन का हाइड्रेशन भी तो साथ में इसका भी तो चेंज हो रहा है, दोनों में हाइब्रिडेशन, यहाँ भी एसपी है यहाँ भी एसपी है। ठीक है नहीं समझ में, पक्का एक्सप्रेशन चेंज कर दिया करो, समझ में आ जाएगा। तो डाउट की नजर से देखते हैं तो फिर मेरे को लगता है पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। अच्छा मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, तो जैसे हल्का एक्सप्रेशन चेंज करके यहाँ से आ गया, ठीक है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं मैं कंफर्म करता हूँ सही है या गड़बड़ है ना। यहाँ पर मुझे बताएं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लोरोइथेन बता दो, ये क्लोरोइथेन है, ये क्लोरोइथीन है, ये क्लोरोबेंजीन। अब देखो ये जो क्लोरीन है ये जीवन में रेजोनेंस शो करता ही नहीं, तो ये पी जीवन भर के लिए सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड नहीं बनता, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जीरो। लेकिन ये जो होता है थोड़ी देर के लिए क्या होता है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से इसकी लंबाई क्या हो जाती है, ये छोटा मोटा और मजबूत हो जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर हम बात करें ये क्लोरीन का लोन पर ध्यान से देखें, यहाँ पर मुझे बताएं ये क्लोरीन यहाँ पर आएगा तो ये ज्यादा देर के लिए डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट होगा, तो इसकी लंबाई और ज्यादा डिक्रीज होगी। यानी आप क्या सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की बात करें तो पी बड़ा देन क्यू बड़ा देन आर। पक्का इसी क्वेश्चन को बताने के लिए एक ही स्ट्रक्चर में तीनों क्लोरीन चिपका देंगे,
सेम मेथड से जवाब दे देंगे। भाई इस क्लोरीन का रेजोनेंस नहीं होता है, जीवन में सिंगल बॉन्ड रहेगा। इस क्लोरीन का रेजोनेंस होता है डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट होगा। बोलो एक बार डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट होगा ये क्लोरीन, और ये एक बार डबल बॉन्ड बना तो काफी देर तक डबल बॉन्ड बना रहेगा। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर सेम यहाँ पर भी हो गया कि बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की बात करूँ यहाँ पर हो जाएगा P बड़ा देन Q बड़ा देन। अच्छा बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर की बात करो, जो बॉन्ड बड़ा होता है उसकी एनर्जी कम होती है, पक्का उसको तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है बेटा? पीछे देख रहे थे आप? हाँ हाँ समझ में आ रहा है? उनके चेहरे को क्यों देख रहे हो? तो नहाए भी नहीं यार, इतना उनके चेहरे में क्या है बताओ? मैं नहा क्या हूँ, मेरा चेहरा देखो यहाँ, ठीक है। अच्छा बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर हो गया। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज नोन एज, या एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज। किसी बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी निकलती है जब तोड़ना पड़ता है उतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो बॉन्ड छोटा होगा तो एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड बड़ा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम। तो बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, पक्का। तो आप मुझे बता दो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, आर फिर क्यू। अच्छा मैं आपसे बोलूं इस फैमिली में कौन सा क्लोरीन है जो इस फैमिली को जल्दी छोड़ के भाग जाए, तो आसानी से पी। तो अगर क्योंकि उसको तोड़ने में आसान है, तो अगर इस फैमिली के साथ ये कम देगा, समझ में आ गया? कोई भी अगर रिएक्शन हुआ, कोई भी इसके ऊपर आक्रमण हुआ तो सबसे पहले धोखा देने वाला कौन सा बताओ, पी। तो अगर मैं इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्लोरीन बोलूंगा ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्लोरीन बोलो पी क्यू आर। आगे आपको कहा जाएगा कि जो एल्काइल ये एलिफैटिक क्लोराइड्स होते हैं उनका हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, डबल बॉन्ड से और बेंजीन से जुड़ा जो क्लोरीन होता है ये कम रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन में जल्दी भाग नहीं लेता। इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। आगे हम फ्यूचर में इसका कभी रिएक्शन कराएंगे, इसके ऊपर कोई आक्रमण होगा और वो आक्रमणकारी क्लोरीन पर आक्रमण करने वाला होगा, तो किस क्लोरीन को भगाएगा याद रखिएगा, इस क्लोरीन। फ्यूचर में रिएक्शन में काम करेंगे, ठीक है। ऐसे ये तो मैंने सिंगल बॉन्ड के बारे में बात किया। अगर डबल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो डबल बॉन्ड में यहाँ पर देखो रेजोनेंस है, पेन सुन लो, छोड़ सीधा सीधा फंडा है कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्या चीज यहाँ पर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना? तो कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा बताओ, बॉन्ड लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन x। नेक्स्ट ऐसे थोड़े से फॉर्मेलिटी के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए, आपको बताना है x y z में बताओ, z y x। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर किसी को नहीं आ रही तो बता दो यहीं पे डाउट। हाँ ओके, ये वाला बॉन्ड, हाँ ये बेटा ये वाला। आप मुझे बताओ बेटा इस बॉन्ड में रेजोनेंस होगा नहीं होगा? हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसमें रेजोनेंस होगा, बोलो जब रेजोनेंस होगा बेटा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाए, यानी अगर हम इसके इसके किससे कंपेयर करें तो ये छोटा हो जाए। यहाँ पर बेटा ये डबल बॉन्ड बनेगा तो जब तक माइनस पूरे रिंग पे घूमेगा तब तक ये डबल बॉन्ड बना रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड के रूप में ज्यादा देर तक रहेगा, तो उसमें लंबाई सबसे छोटी हो जाएगी। अब बताइए समझ में आ गया? पक्का। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे ये हमेशा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहेगा, ये कभी कभी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वो डबल बॉन्ड से लंबा होता है, बड़ा होता है, पक्का ठीक है। यहाँ पर बात करें बेटा, एक बात बताऊं, डबल बॉन्ड में रेजोनेंस जो होता है डबल बॉन्ड की लंबाई बढ़ाता है और सिंगल बॉन्ड की लंबाई घटाता है। छोटे को लंबा करता है, लंबे को याद रखिएगा, समझ में आ गया? तो जो पहले से छोटा है रेजोनेंस उसको क्या कर देगा, और जो पहले से लंबा है उसे क्या कर देगा, कंपेयर किया जाए। तो डबल बॉन्ड की, अब ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, 100% डबल बॉन्ड करेक्टर। ये डबल बॉन्ड में क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। तो एक बार इस बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा तो ये सिंगल हो जाएगा, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाए। यहाँ पर दो बार होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जेड हो जाएगा, फिर वाई, फिर एक्स, पक्का। और किसी को डाउट तो नहीं ना बेटा? हाँ बेटा, बेटा इसलिए होगा जब ये वाला बॉन्ड ऊपर गया ये सिंगल बन गया, ये वाला सिंगल बन जाएगा, ये आगे बढ़ के इसको सिंगल बनने में मदद करेगा। फिर वापस ये वाला बॉन्ड जब तक रेजोनेंस करेगा तब तक वो सिंगल ही रहेगा। तो जितना ज्यादा देर तक इसमें रेजोनेंस होगा उतना देर तक ये सिंगल रहेगा। आया समझ में? आप इसके 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, 2 में ये सिंगल होगा, इसके 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, एक में सिंगल होगा, ये कभी सिंगल नहीं होगा। अब क्लियर हो गई बात? चलिए यहाँ पर बात करें अगर हम, यहाँ पर पहले हम संख्या देखें। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करेगा, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, 2 बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, ये पाई बॉन्ड 2 बॉन्ड से। सुनो मैं शायद यहाँ पर गड़बड़ बोल गया, ये पाई बॉन्ड, ये एक्स वाला पाई बॉन्ड 1 बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, पक्का। अच्छा वाई वाला 2 बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा और जेड वाला 3 बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा। एक्स वाला जो है 1 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, वाई 2 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, जेड भी 2 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा। परंतु यहाँ पर रेजोनेंस तेज होगा, यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो क्रॉस की स्पीड थोड़ी सी कम होगी एक्सटेंडेड से, बहुत माइन्यूट फर्क होता है। तो रेजोनेंस किसका ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों का ज्यादा होगा, और इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इसकी सबसे कम है संख्या के बेसिस पर, पक्का बेटा। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जेड वाई एक्स। अगर हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो लंबा हो जाएगा, ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो ज्यादा लंबा। ये डबल बॉन्ड को ऊपर माइनस आर ऊपर की तरफ बुलाएगा और नीचे प्लस आर है, ये नाइट्रोजन पे लोन पर इसे नीचे से ऊपर धक्का देगा, ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस ज्यादा होगा। ये डबल बॉन्ड को ऊपर वाला ग्रुप ऊपर की तरफ खींच रहा है, नीचे वाला ग्रुप नीचे की तरफ खींच रहा है, ये डबल बॉन्ड बीच में अटका पड़ा रहेगा, इसका रेजोनेंस स्लो हो जाएगा। तो ये ज्यादा देर तक डबल बॉन्ड रहेगा, ये समझ में आ गया? ये सिंगल ज्यादा कम देर तक डबल बॉन्ड में रहेगा। बोलो आप ऐसे कहें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या क्या है बताओ, क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड में रेजोनेंस तेज होगा, रेजोनेंस डबल बॉन्ड में तेज होगा तो लंबाई ज्यादा होगी, यानी एक्स इज बड़ा देन वाई। यहाँ पर बता दो, यहाँ पर मैं लिखाएंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड एक्स है, ये वाई। 1 मिनट, एसआईआर इफेक्ट हमने पढ़ा है, ये सीएचओ माइनस आर की तरह काम करेगा। बोलो बेटा ये माइनस आर की तरह काम करेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये प्लस यहाँ पर जाएगा, फिर ये नाइट्रोजन के साथ प्लस क्या करेगा, रेजोनेंस में डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो सीएचओ ग्रुप है ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, यहाँ पर प्लस नहीं जाएगा, तो इसका रेजोनेंस इसकी वजह से नहीं होगा, तो उसकी लंबाई सिंगल बॉन्ड के रूप में ज्यादा रहेगा, तो उसकी लंबाई क्या होगी ज्यादा। यहाँ पर वाई इज बड़ा देन, ठीक है, हो गया? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ बेटा? ठीक है, मैं बताता हूँ वापस उल्टा, मैं सीधा सीधा बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है एक्स और वाई है ना बेटा, रेजोनेंस ज्यादा होगा तो लंबाई क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसमें ये ग्रुप रेजोनेंस में भाग नहीं लगा, क्यों भाग नहीं लगा? क्योंकि ये इसके बगल में जो सीएसपी ग्रुप है रिपल्शन से इस पर एसआईआर इफेक्ट लग जाएगा, और जिस पर एसआईआर इफेक्ट लगता है वो रेजोनेंस नहीं करता, तो इस वाई का रेजोनेंस कम होगा और इस एक्स में रेजोनेंस क्या होगा, तो सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस ज्यादा तो लंबाई छोटी, पता। इसे ऐसे भी कह सकती हैं आप, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ आएगा,
फिर इस कार्बन पे आएगा, फिर एल्डिहाइड के साथ कीटोन से रेजोनेंस करेगा। लेकिन ये वाला लोन पेयर यहाँ पर कीटोन से रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन जा चुका है। पक्का? तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हो जाएगा y बड़ा देन x। x यहाँ बता, PQRS में बॉन्ड ऑर्डर आप बता के कौन सा बड़ा होगा ये आप बताना, ठीक है? एक होमवर्क है, ये होमवर्क टेस्ट तो नहीं है ना कोई, ठीक है? हाँ पूरा ऑर्डर, हाँ PQRS चारों का ऑर्डर बता, सोच के बताना, अब सोच के बताना, समय दे दिया। सबसे बड़ा Q, सबसे बड़ा P, Q सबसे बड़ा, उसके बाद P सबसे छोटा, मैं इनसे लिख दूं क्या? Q सबसे बड़ा, इसे आप सोच के बताएंगे क्यों? Q सबसे बड़ा होगा, RS बराबर होंगे और RS से भी छोटा होगा P। आप सोच के बताएंगे मुझे क्यों? X बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर जानते हैं आप, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बता दो बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बेटा वो फार्मूला से जरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, तो वो आप लोग फिक्स से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते ना, ये इसका R का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, R बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। हाँ हाँ नहीं मतलब वो पाई एंड सिग्मा बॉन्ड से बता रहे थे। हाँ क्या वन आ जाएगा, उससे बनेगा, फार्मूले से बनेगा, इसका भी वन। अब मेरी बात सुनो, मैं कैसे बता रहा हूँ ऑर्गेनिक में कैसे काम करें, ये तो पता है ना कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और डायरेक्ट नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ये पढ़ा ना आपने, ऐसे कुछ पढ़ा था सर आपने अभी, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा बताओ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या संबंध? तो बॉन्ड लेंथ पता है ना आपको, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका बताओ, बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर आर क्यू, नहीं आया समझ में? तो कितना होगा पता नहीं, कौन कैलकुलेट करे, अंदाजा लगा लिया, जो बॉन्ड छोटा होगा उसका ऑर्डर ज्यादा होगा, जो बॉन्ड बड़ा होगा उसका ऑर्डर कम होगा। अच्छा अब अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर पूछते तो बच्चे के लिए तो बताया नहीं था फार्मूला आपने, अब आपने इस फार्मूले से क्या कर लिया, रिलेट कर लिया, बाकी जो होगा देखेंगे है ना, डालने कौन। नेक्स्ट मैं 15 मिनट डिले हूं तो पनिशमेंट 5 मिनट का बनता है मुझे, बात नहीं। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, छोड़ देते चलो ठीक है, नेक्स्ट डे बता देते हैं यार। आज सोचा